Hello dear students, today we are going to start new chapter number 6 respiration in plants। तो हम किस तरह से प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो विल सी व्हाट इज रेस्पिरेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन होता क्या है। प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर जितने भी सेल्स हैं, हमको पता है कि लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। जितने भी सेल्स प्लांट के अंदर हैं और एनिमल्स के अंदर हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं और उनको एनर्जी चाहिए होती है अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी आती है वो एक्चुअली में आती रेस्पिरेशन से है। और साथ ही साथ रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही प्रोटीन्स एमिनो एसिड से बिल्डअप होती हैं और ग्लूकोज से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है और वेरियस एक्टिविटीज़ जो लाइफ की होती हैं वो परफॉर्म होती हैं, बॉडी की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं बाय द हेल्प ऑफ द एनर्जी। और ये एनर्जी आती है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हर एक सेल जो हमारी बॉडी के अंदर है वो उसको एनर्जी को रिलीज करना होता है ग्लूकोज से, क्योंकि अगर एनर्जी उसको मिलेगी तभी वो सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। So the chemical process by which energy is released from a glucose and other organic molecules is called respiration। तो respiration क्या है? respiration एक chemical process है जिसमें energy release होती है ग्लूकोज से और other organic molecules से, राइट। और हर एक सेल जो है वो एनर्जी को डिराइव करता है ग्लूकोज से। तो हर एक सेल को रेस्पायर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रेस्पायर नहीं करेगा तो एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं होंगी। तो उसकी रेस्पिरेशन के लिए जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है दैट ओनली ब्रिंग्स अबाउट द एनर्जी। तो हर एक सेल जो बॉडी के अंदर है या किसी भी लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में पाए जाते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होते हैं वो रेस्पायर करते हैं। सो रेस्पिरेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें एग्जांपल ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का, जो कि हर एक लिविंग सेल के अंदर होते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ब्रेक डाउन होते हैं तो ये रिलीज करते हैं एनर्जी को और इसी एनर्जी को सेल्स यूज करते हैं बॉडी की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो एनर्जी रिलीज होने का जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रेक डाउन होने की वजह से, उसी को बोला जाता है रेस्पिरेशन। सो वी विल सी हियर व्हाट इज रेस्पिरेशन इक्वेशन। यहाँ पे हम इक्वेशन देखेंगे तो केमिकल इक्वेशन में होता क्या है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का इसको हम इक्वेशन से कैसे शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज plus oxygen, so it is breaking down into carbon dioxide plus water plus energy। तो ये जो इक्वेशन है, this equation is known as the equation of respiration, and this equation shows that energy is released when the glucose, that is sugar, is burned or oxidized। या तो ये बर्न हो रही है फिर ऑक्सीडाइज हो रही है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और इसके ऑक्सीडेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। प्लस इट इज ऑल्सो रिलीजिंग एनर्जी विच इज very useful for the vital activities of the body। Then we'll see the characteristics of respiration। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रेस्पिरेशन की? तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसमें ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो प्रोसेस होता है इसमें केमिकल रिएक्शंस एक सीरीज में कंडक्ट होती हैं और ये स्टेप बाय स्टेप ये कंडक्ट होती जाती हैं। तो हम इस प्रोसेस को दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फेज हो गया ग्लाइकोलिसिस और दूसरा फेज होता है क्रेब्स साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस फेज में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और फॉर्म करता है पायरोबिक एसिड, ठीक है। और ये फेज अकर होती है साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस को कंडक्ट होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये प्रोसेस कंडक्ट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसमें होता क्या है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरोबिक एसिड में। सेकेंड प्रोसेस इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर जो हम देखते हैं इस प्रोसेस में या इस फेज में क्या होता है, पायरोबिक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस में बनी थी, ये पायरोबिक एसिड कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और साथ ही में ये एनर्जी को रिलीज करती है। ये फेज अगर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और
एज वेल एज यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ये एरोबिक प्रोसेस हो जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक स्टेप में जो ब्रेकडाउन होता है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। दिस इज अ रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इन रेस्पिरेशन। तो पहले देखेंगे ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में यही पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी के फॉर्म में ये ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी को रिलीज करता है। ये प्रोसेस आपका जो क्रेब्स साइकिल का जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम देखेंगे A large part of energy liberated during the breakdown of glucose molecule is converted into chemical energy। तो जब ग्लूकोज का या ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में जो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एनर्जी फॉर्म हो रही है इसकी कुछ एनर्जी ही यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ पे ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है सेल के अंदर ताकि जब भी जरूरत हो तब उसको यूज किया जा सके। नाउ व्हेन एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूज्ड द एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। तो जब एनर्जी इसमें से रिलीज होती है तो एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये ट्राइफॉस्फेट है, एक फॉस्फेट यूज हो जाएगा तो ये बन जाएगा डाइफॉस्फेट। एंड अगेन व्हेन मोर एनर्जी इज अवेलेबल, और जब ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में तो एडीपी अगेन रिकन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एटीपी साइकिल। यानी कि एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर से जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो फिर एडीपी एटीपी में रिकन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं एटीपी साइकिल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एटीपी है, कितने फॉस्फेट हैं यहाँ पे 1 2 3। तो एटीपी है 3 फॉस्फेट ग्रुप, इसमें से एक यूज हो गया रिलीज हो गया, तब ये क्या बच गए 2 फॉस्फेट ग्रुप बचे। तो ये हो गया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी। अब फिर से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ तो एक फॉस्फेट इसमें फिर ऐड हो गया, तो जब एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो यहाँ पे ये फिर से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे इफ 1 फॉस्फेट इज लॉस्ट द मॉलिक्यूल बिकम एडीपी एंड एनर्जी इज रिलीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से लॉस्ट होता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो दिस साइकिल इज नोन एज एटीपी साइकिल। Now, 1 molecule of glucose on complete oxidation yields 38 molecules of ATP। यानी कि अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल completely ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो 38 molecules of ATP को रिलीज करता है। Now, what is ATP? It is a energy currency of cell। इसको बोला जाता है कि ये सेल की एनर्जी करेंसी है क्योंकि रेस्पिरेशन रिलीज करता है एनर्जी फूड से, और हर एक लिविंग सेल रेस्पायर करता है टू रिलीज एनर्जी इट नीड्स। ठीक है, तो उसको जो एनर्जी चाहिए वो उसको रेस्पिरेशन से ही रिलीज होकर मिलती है, और ये जो रिलीज एनर्जी रेस्पिरेशन से निकलती है ये डायरेक्टली यूज नहीं होती है सेल्स की एक्टिविटी के लिए, ये यूटिलाइज होती है टू मेक एनर्जी रिच कंपाउंड कॉल्ड एटीपी। तो पहले ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और जब एटीपी सेल्स के अंदर स्टोर होता है और जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तब ये यूज हो जाता है बाय द सेल। द एनर्जी स्टोर्ड इन द एटीपी मॉलिक्यूल कैन बी रिलीज वेरी क्विकली व्हेन नीडेड। जब भी जरूरत होती है इमीडिएटली एटीपी से एनर्जी रिलीज हो जाती है, और एटीपी को इसीलिए एटीपी को बोला जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इट इज रिलीज व्हेन एटीपी ब्रेक डाउन टू एडीपी। अभी हमने साइकिल देख लिया कि जब एटीपी ब्रेक डाउन हो जाता है एडीपी में तो एनर्जी रिलीज होती है। अनदर गुड रीजन फॉर यूजिंग एटीपी एज एन एनर्जी स्टोर इज दैट 1 एटीपी मॉलिक्यूल स्टोर्स मच स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होने का एक और बेनिफिट ये है कि एक एटीपी मॉलिक्यूल अगर रिलीज करता है एनर्जी तो वो उसका अमाउंट कम होता है एज कम्पेयर टू द एनर्जी रिलीज
थ्रू द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इससे एनर्जी की जो वेस्टेज है वो बच जाती है, जितना सेल को चाहिए उतना ही यूटिलाइज होता है और वेस्टेज होने से बच जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इफ अ सेल नीड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कैन ब्रेक डाउन जस्ट अ राइट नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो जितना एनर्जी चाहिए उतने ही नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है और इसीलिए इसकी जो वेस्टेज है वो बच जाती है। ईच सेल प्रोड्यूस इट्स ओन एटीपी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हर एक सेल अपनी ओन एनर्जी को लिबरेट करता है या प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और एटीपी इज नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू सेल। तो ये सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है क्योंकि इंडिविजुअल सेल इसको प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ वी विल सी हियर रेस्पिरेशन एंड बर्निंग और कंबशन। इसमें क्या डिफरेंसेस है यहाँ पे हम देखेंगे। रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कोल। रेस्पिरेशन जो है कोल के जलने से अलग होता है। दोनों ही एनर्जी को लिबरेट करते हैं और दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोडक्शन होता है, यानी कि एंड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। फिर भी इन दो प्रोसेसेस में डिफरेंस है, यानी कि बर्निंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे देखेंगे टेबल में 6.1 टेबल में देखेंगे नंबर 1 रेस्पिरेशन और बर्निंग में डिफरेंस देखेंगे। रेस्पिरेशन अगर होता है सिर्फ लिविंग सेल में, यानी कि ये सेलुलर प्रोसेस है, और बर्निंग लिविंग सेल्स में नहीं होता है, तो ये नॉन सेलुलर प्रोसेस है। सेकेंडली इट इज़ कंपाइल्ड इन अ सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स। तो जितने रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है एक सीरीज इसमें होती है, स्टेप की सीरीज होती है जिसको केमिकल स्टेप सीरीज बोला जाता है। वेरएज बर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो एक सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है। रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टेप में रिलीज होती है। बर्निंग प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्पॉन्टेनियसली रिलीज हो जाती है। ईच स्टेप इज कैरिड आउट बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन हर एक स्टेप पे एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो काम करता है और बर्निंग प्रोसेस में एंजाइम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन एटीपी। जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होती है। और बर्निंग के प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है हीट और लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। देन रेस्पिरेशन बॉडी टेम्परेचर पे अकर होता है और बर्निंग जो है वो हाई टेम्परेचर पे अकर होती है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंसेस देख लिए रेस्पिरेशन एंड बर्निंग के। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इन प्लांट्स एवरी लिविंग सेल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी कि प्लांट्स के अंदर जितनी भी उसके प्लांट के पार्ट होते हैं उसमें जितने भी सेल्स हैं, यानी कि लीव्स के जो सेल्स होंगे, स्टेम के सेल्स होंगे, रूट के सेल्स होंगे, या जो बहुत डीपली प्लेस्ड सेल होते हैं, हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इन सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की जो एंट्री होती है वो डिफरेंट रूट से होती है। तो यहाँ पे 3 इनलेट्स दिए हुए हैं। लीव्स के अंदर ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू जाती है। ओल्ड रूट्स और स्टेम के अंदर ऑक्सीजन लेंटिसेल्स से जाती है। लेंटिसेल्स जो होते हैं वो ओल्ड स्टेम या ओल्ड जो वुडी ट्रीज होते हैं उनके बाहर एक मोटी सी स्किन रहती है, डेड सेल्स की स्किन रहती है जिसको हम बार्क बोलते हैं। उसके अंदर ओपनिंग्स होती हैं, उनको लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो इन लेंटिसेल्स के थ्रू ओल्ड स्टेम और रूट में ऑक्सीजन जाती है। देन रूट्स में ऑक्सीजन जाती है जनरल सरफेस से, ठीक है, प्लांट के जनरल सरफेस से रूट में ऑक्सीजन जाती है। रेस्पिरेशन दोनों टाइम होता है, दिन के टाइम में भी होता है, रात के टाइम में भी होता है। तो दिन के समय में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन रहते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उसमें चल रहा होता है और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन रहता है। तो कुछ ऑक्सीजन यूज हो जाती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में और बाकी की जो बची हुई ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन में। लीव्स के अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो एज अ रॉ मटेरियल सर्व करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसलिए दिन के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है उसका मूवमेंट होता रहता है सेल में और ऑक्सीजन जो है वो सेल के बाहर चली जाती है। लेकिन रात के समय में फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती है रात के समय में। लेकिन रेस्पिरेशन तो हो रही है रात के समय में, तो इसलिए